अर्थशास्त्र कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है और आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। अध्याय 4 अध्याय दे रखे हैं इसमें। पालनपुर की कहानी और संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले हम पाठ 1 अध्ययन करेंगे, पालनपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले आप आइए अध्याय की ओर चलते हैं। हमारा पहला पाठ है पालनपुर गांव की कहानी। पालनपुर गांव की कहानी अध्याय 1। ठीक है, सबसे पहले आप इस कहानी के बारे में सुनिए कि आप जानते ही हैं कि ग्रामीण अंचल कैसा रहता है, गाँव में क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती है और उसके अलावा गांव में जो है आपके चिकित्सा स्कूल सार्वजनिक सुविधाएं जो होती है वो सभी जगह लगभग देखने को मिलती है ग्रामीण अंचल में। गांव में होने वाली आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को भी आप देखते ही हैं। हम भी एक पालनपुर गांव का अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों, और आइए शुरू करते हैं। आप एक चित्र के गांव के दृश्य से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं और बैलों के द्वारा हाँका जा रहा है, ट्रैक्टर है और इस प्रकार एक गांव का दृश्य आपने देखा है। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पालनपुर में एक खेती मुख्य प्रक्रिया है। ठीक है, खेती मुख्य क्रिया है, जबकि कई अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालनपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो परिचय देखिए। सबसे पहले पालनपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति रूप से जुड़ा है। ठीक है, और एक बड़ा गांव है रायगंज, पालनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये। प्रत्येक मौसम में ये सड़कें गांव को रायगंज और उससे आगे छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, रायपुर से शाहपुर तक सड़कें जुड़ी हुई हैं। सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य प्रकार के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, विभिन्न जातियों के। ठीक है, उसमें भी गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। कितने? 80 परिवार, जिसमें बहुत तो बड़े हैं और उनके मकान बहुत बड़े और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में भी नलकूप बिजली से चलते हैं। किससे चलते हैं? बिजली से। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालनपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। फिर आप देख रहे हैं पालनपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकास तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकटतम गांव में आप कर सकते हैं। आप जिस भी गांव में रहते हैं वहाँ ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे सड़कें, पक्की सड़कें, ब्लॉक लगे हुए हैं। आपके अपने गांव को भी आप देख सकते हैं। बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, ये सभी सुविधाएं आपको अपने गांव में भी देखने को मिलती होगी। एक काल्पनिक गांव है पालनपुर, उसकी कहानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन सभी संबंधी प्रक्रिया के बारे में हमें ये पाठ बताएगा। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। जब उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों की क्रियाओं पर हम विचार करेंगे। ठीक है, फिर आप आगे देखिए। उत्पादन का संगठन पढ़ने जा रहे हैं हम। उत्पादन का
संगठन। तो आप जानिए कि उत्पादन के संगठन में क्या क्या आते हैं। आपको पता होना चाहिए उत्पादन के संगठन में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और जोखिम, ये सभी उत्पादन के साधन आते हैं। ठीक है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें बहुत आवश्यक है। सबसे पहली आवश्यकता है हमारी भूमि, फिर है हमारी ज़रूरत श्रम, फिर तीसरी है हमारी पूंजी। ठीक है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली आवश्यकता भूमि और उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, जो लोग काम करेंगे। तो पहली और दूसरी आवश्यकता तो यही हुई। कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे कृषि। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। फिर तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का कोई भी काम बिना पूंजी के नहीं हो सकता। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के लिए कौन कौन सी मदें आती हैं? तो आप देखिए भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है। तो औजार, मशीन और भवन। औजार, मशीन और भवन। औजारों मशीन और भवन। औजारों मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। यानी आपके घर में अगर जनरेटर अपना है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, औजार, भवन, मशीनें हैं, तो वो सब आपकी स्थायी पूंजी होगी। फिर इसके बाद देखिए कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और कैश। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा काम में ली जाने वाली मिट्टी, ये कच्चा माल है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने और ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता भी होती है। कच्चा माल और नगद पैसों को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। तो आपको समझ में आया? कच्चा माल जो है वो आपकी कार्यशील पूंजी है, कैश पैसा जो है वो आपकी कार्यशील पूंजी है, और आपके ट्रैक्टर, घर में आपके जो टरबाइन है, ट्रैक्टर है, कंप्यूटर है, किसान का हल है, ये सब आपकी स्थायी पूंजी कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। फिर हमारी चौथी एक और आवश्यकता भी है। चौथी आवश्यकता जो आपको स्वयं उपभोग करने के लिए बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी चौथी आवश्यकता जो है वो आपका उद्यम है। क्या है आपका? उद्यम। हमारा चौथा जो उत्पादन का संगठन है वो उद्यम होगा, साहसी कह सकते हैं। आजकल इस साहसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर है, वर्कर है, मजदूर है, ये सब कौन है? ये मानव पूंजी है। ठीक है। फिर आगे देखिए, चित्र के अंदर देखिए, इनको मानव पूंजी कह सकते हैं। मानव पूंजी के विषय में अभी अधिक अध्ययन और करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चित्र देखिए, कारखाने में मशीनों पर काम करता हुआ श्रमिक। ठीक है। चित्र में उत्पादन में भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। भूमि आपको पता ही है, ये कारखाना है, इस ज़मीन पर काम हो रहा है, तो भूमि हो गई। ठीक है। ये श्रमिक आप देख रहे हैं, तो श्रमिक आपका क्या हो गया? श्रम हो गया। और स्थायी पूंजी, ये मशीनें जो पड़ी हैं, ये सब इसकी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगी। स्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगी। ठीक है। उत्पादन, भूमि, पूंजी और श्रम तीनों को इकट्ठा करके संगठन किया जाता है, इसे उत्पादन के कारक कहते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के 3 कारकों के बारे में अधिक अध्ययन करेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहते हैं, यानी कि नगद पैसा। कार्यशील पूंजी समझ सकते हैं आप इससे। अब देखिए पालमपुर में खेती के बारे में पढ़ते हैं। तो भूमि स्थिर है। पालमपुर में भूमि सबसे पहले क्या है? भूमि स्थिर है। ठीक है। पालमपुर में खेती जो है वो उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है, और काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ समझते हैं।
लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? कि खेती में भूमि क्षेत्र स्थिर होता है। खेती में भूमि क्षेत्र क्या होता है? स्थिर होता है। अतः पालमपुर जो है वो पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। जुताई के मामले में उस समय तक गांव की कुछ भूमि जो थी वो बंजर भूमि थी और बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आपका क्वेश्चन देखिए, भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है? हेक्टेयर। यानी भूमि को मापा जाता है हेक्टेयर से। यद्यपि गाँव में भूमि का माप बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा और गुंठा, ये सब भूमि मापने की मानक इकाई है। ठीक है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका, क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार का कोई तरीका है? तो उसी भूमि में अधिक पैदावार यानी जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है पालमपुर। एक काल्पनिक गांव है ये बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है। इसकी तुलना उत्तर प्रदेश से की जा रही है। उत्तर प्रदेश का एक एरिया बताया जा रहा है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात में मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती करते हैं। सर्दी में रबी में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुनिश्चित या सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी और उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा था कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तो पानी है और बिजली की व्यवस्था है, इसीलिए आराम से एक के साथ कई फसलें उगाई जा सकती थी। साथ ही किसान कुओं से रेहड़ द्वारा पानी का भी इस्तेमाल करता था, निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली के चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। अपने एक एक घर में किसानों ने अपना अपना खुद का पर्सनल नलकूप लगा दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लग गई। ठीक है, 200 हेक्टेयर तक की सिंचाई होती थी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियाँ मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है। इसके अलावा पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। फिर आप और देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के लिए सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा कर रहे हैं? आलू। तो 2 फसल तो उगाते ही हैं, उसमें तीसरा आलू और उगा लेते हैं। ठीक है, तो गेहूँ, बाजरा, गन्ना, ये आप देख रहे हैं वर्ष में एक बार गन्ना उगाते हैं और 15-20 वर्षों से ये लोग आलू को भी बीच में डाल रहे हैं। तो ये बहुविध फसल प्रणाली है। ठीक है, सारणी 1.1 से 10 लाख मिलियन हेक्टेयर में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। आइए देखते हैं क्या सिंचाई के अंतर्गत
अपने क्षेत्र को बढ़ाना ज़रूरी है। तो देखिए 1950 से 1951 जुताई क्षेत्र 129, 90 और 91 में 157, 2001 में 156 मिलियन जुताई क्षेत्र है। 10, 11, 156, 156 और उसके बाद 12, 13 में 157, फिर वापस 13, 14 में 156 और 14, 15 में तो जुताई क्षेत्र 155 मिलियन हेक्टेयर ही रह गया। इसी के आधार पे आप ये देखिए एक ग्राफ तैयार किया गया है बच्चों, जुताई क्षेत्र है और आप देख रहे हैं ग्राफ को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो हमारे सांख्यिक निर्देशालय, कृषि निगम और किसान कल्याण विभाग द्वारा एग्रीकल्चर के आंकड़ों के माध्यम से किया गया। आप पालनपुर में पैदा होने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना है। तो उपज को भूमि के किसी टुकड़े में ही एक में ही मौसम में फसल की रूप में मापा जाता है। ठीक है, फसल के रूप में मापा जाता है।